नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज की अपनी ऑनलाइन हिंदी क्लास में पाठ 14 मोहन राकेश। स्टूडेंट्स, मोहन राकेश का यात्रा संस्मरण आखिरी चट्टान तक आज के वीडियो में पढ़ेंगे। पूर्व के वीडियो में आप लोगों को मोहन राकेश का जीवन परिचय पढ़ा दिया था, साथ ही साथ उनकी प्रमुख कृतियाँ यानी उनकी रचनाओं की जानकारी दे दी गई थी और आप लोगों को पाठ का जो परिचय है वह भी बता दिया गया था। आज एक बार पुनः पाठ परिचय को रिवाइज कर लेते हैं। प्रस्तुत पाठ आखिरी चट्टान एक रोचक यात्रा संस्मरण है। दिसंबर 1952 1952 से फरवरी 1953 1953 के बीच मोहन राकेश लेखक ने गोवा से कन्याकुमारी तक की यात्रा की थी। मानव मनोविज्ञान और सामाजिक संरचना की सूक्ष्म समझ के कारण यह यात्रा वृत्तांत भौतिक विवरण और आंतरिक मनोदशा का उदाहरण बन गई है। लेखक मोहन राकेश को मानव मनोविज्ञान का अच्छा ज्ञान था। मनुष्य के मन की बातों को जानने की कला, साथ ही साथ सामाजिक संरचना, हमारे समाज का जो स्ट्रक्चर है उसका बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया और उसकी समझ उनमें थी। इसलिए यह यात्रा वृत्तांत जिसमें भौतिक विवरण दिया गया है यानी फिजिकल जो चीज़ें वहाँ पर थी उनके बारे में बताया है, और आंतरिक मनोदशा, जब लेखक घूमने गया तब लेखक के मन की क्या दशा थी, वह क्या सोच रहा था, यह सब कुछ इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। और लेखक ने इतनी सुंदरता से और सूक्ष्मता से इस यात्रा का वर्णन किया है कि जो भी पाठक इस पाठ को पढ़ता है उसे यह अनुभव होता है जैसे मानो वह स्वयं कहीं घूमने गया हो। कन्याकुमारी के सूर्यास्त और सूर्योदय का अत्यंत सूक्ष्म अंकन इस पाठ की प्रमुख विशेषता है। और इस पाठ की एक यदि प्रमुख विशेषता देखें तो वो ये है कि कन्याकुमारी का जो सूर्यास्त है सनसेट और सूर्योदय सनराइज दोनों ही बहुत सुंदर है और बहुत ही सूक्ष्मता से, बहुत बारीकी से लेखक ने उसका वर्णन किया है। मानो लेखक ने कलम से प्रकृति का चित्रांकन कर दिया हो। जो कुछ लेखक ने प्राकृतिक दृश्य देखे, मानो उन सभी दृश्यों को उसने कलम से चित्र बनाकर पाठकों के सामने उपस्थित कर दिया हो। तो ये इस पाठ की मूल विशेषता है, ये इस पाठ का परिचय है। अब आइए पाठ को शुरू करते हैं। मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत आखिरी चट्टान। अब इस पाठ का नाम उन्होंने आखिरी चट्टान क्यों रखा है? क्योंकि भारत के धुर दक्षिण में महासागर है, हिंद महासागर, और कहा जाता है कि उसके आगे पानी ही पानी है और पानी में चट्टानें हैं। जहाँ तक मनुष्य जा पाया है, जाता है घूमने के लिए, एक बड़ी चट्टान है, उससे आगे लोग नहीं जाते हैं। उसी बड़ी चट्टान को भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान कहा गया है, इसलिए इस पाठ का नाम आखिरी चट्टान पड़ा है। कन्याकुमारी सुनहले सूर्योदय और
सूर्यास्त की भूमि। कन्याकुमारी भारत के तमिलनाडु राज्य में आता है और कन्याकुमारी की विशेषता है कि यहाँ का सूर्योदय भी बहुत सुंदर है और यहाँ का सूर्यास्त भी बहुत सुंदर है। अब देखिए, लेखक यात्रा का वर्णन करता है। केप होटल, होटल का नाम है केप। केप होटल के आगे बने बाथ टैंक के बाईं तरफ समुद्र के अंदर से उभरी शाह यानी काली चट्टानों में से एक चट्टान पर खड़ा होकर मैं देर तक भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान को देखता रहा। लेखक जिस होटल में ठहरा था उसका नाम केप होटल था। लेखक कहता है केप होटल के आगे एक बाथ टैंक है, उसके बाईं तरफ समुद्र के अंदर उभरी हुई एक काली बड़ी चट्टान के ऊपर खड़ा होकर मैं देर तक भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान को देख रहा था। पृष्ठभूमि यानी पीछे कन्याकुमारी के मंदिर की लाल और सफ़ेद लकीरें चमक रही थी। अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, इन तीनों के संगम स्थल सी वह चट्टान जिस पर कभी स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी। हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, तीनों सागरों का जहाँ संगम होता है, तीनों सागरों का जहाँ संगम स्थल है, उस चट्टान पर कभी विवेकानंद ने भी समाधि लगाई थी। स्वामी विवेकानंद ने भी, ऐसा कहा जाता है कि इसी चट्टान के ऊपर बैठकर समाधि लगाई थी और उन्हें भी अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति इसी चट्टान पर हुई थी। हर तरफ से पानी की मार सहती हुई स्वयं भी समाधि स्थित सी लग रही थी ये चट्टान। हिंद महासागर की ऊंची ऊंची लहरें मेरे आसपास की काली चट्टानों से टकरा रही थी। बल खाती लहरें रास्ते की नुकीली यानी तीखी चट्टानों से कटती हुई आ रही थी, जिससे उनके ऊपर चूरा बूंदों की जालियां बन गई थी। जब पानी तेज गति से बहाव करता है तो उसमें से जो झाग बनते हैं, वो झाग जो है उनको चूरा बूंदों की जालियां कहिए, वो जाली सी दिखाई दे रही है। मैं देख रहा था और अपनी पूरी चेतना से मैं महसूस कर रहा था शक्ति का विस्तार और विस्तार की शक्ति। इस चीज को आप लोगों को अंडरलाइन करना है। शक्ति का विस्तार और विस्तार की शक्ति। लेखक ने ये क्यों कहा है? शक्ति, यहाँ पर शक्ति है प्रकृति की, शक्ति है जल की, और जल का विस्तार, चारों तरफ जल ही जल दिखाई देता है, और जिस विस्तार में जल फैला हुआ है उसी विस्तार की ये शक्ति है। ठीक है। तीनों तरफ से क्षितिज, अपनी पुस्तक का नाम भी क्षितिज है। जब मैंने शुरू में आपको पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने बताया था क्षितिज का अर्थ। क्षितिज का अर्थ होता है वह स्थान जहां धरती और आसमान मिलते हुए से दिखाई देते हैं, मिलते नहीं है लेकिन मिलते हुए से दिखाई देते हैं, उस जगह को क्षितिज कहा जाता है। तीनों तरफ से क्षितिज तक पानी ही पानी था, फिर भी सामने का क्षितिज हिंद महासागर की अपेक्षा अधिक दूर और अधिक गहरा जान पड़ता था। लगता था कि उस ओर दूसरा छोर यानी किनारा ही नहीं है। तीनों ओर के क्षितिज को आंखों में समेटता मैं कुछ देर भूला रहा कि मैं हूँ, और जैसे ही मैंने पानी का ये विस्तार देखा तो मैं कुछ समय के लिए भूल गया था कि मैं हूँ, यानी मैं कोई इंसान हूँ, मनुष्य हूँ। मेरी सारी चेतना जो है वह कल्पना में चली गई और मैं विचार करने लग गया कि देखो कितनी विशाल जल राशि है, कैसा प्रकृति का सुंदर नज़ारा है। तो मैं अपने आप को ही भूल गया कि मैं एक जीवित व्यक्ति, दूर से आया एक यात्री, एक दर्शक। उस दृश्य के बीच में जैसे दृश्य का एक हिस्सा बनकर खड़ा रहा। बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच एक छोटी सी चट्टान, जब अपना होश हुआ मुझे
जब मुझे अपना होश हुआ तो मैंने क्या देखा कि उस दृश्य के बीच जैसे दृश्य का एक हिस्सा बनकर खड़ा रहा। बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच एक छोटी सी चट्टान जब अपना होश हुआ तो देखा कि मेरी चट्टान भी तब तक बढ़ते पानी से घिर गई थी और मैं अपने आप को भूलकर प्रकृति के सुंदर नज़ारों में खो गया था। और थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि जिस चट्टान पर मैं खड़ा हूँ वह चट्टान भी पानी से घिर गई है। तो जब लेखक को चेतना हुई तो उसने देखा कि जिस चट्टान पर वह खड़ा है वह भी चारों ओर से पानी से घिर गई। मेरा पूरा शरीर सिहर गया, शरीर में कपकपी छूट गई। मुझे डर लगने लगा कि कहीं पानी बढ़ गया तो मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँगा। मैंने एक नज़र फिर सामने के उमड़ते विस्तार पर डाली और पास की एक सुरक्षित चट्टान पर कूदकर दूसरी चट्टानों पर से होता हुआ मैं किनारे पर पहुँच गया। पश्चिमी क्षितिज में सूर्य धीरे धीरे नीचे जा रहा था, यानी सूर्यास्त का समय हो रहा था। मैं सूर्यास्त की दिशा में चलने लगा। क्यों? क्योंकि मैंने सुना था कि यहाँ का सूर्यास्त बहुत ही सुंदर होता है, इसलिए उस सूर्यास्त को देखने के लिए मैं पश्चिम दिशा की ओर चलने लगा। दूर पश्चिम तट रेखा के एक मोड़ के पीली रेत का एक ऊंचा टीला नजर आ रहा था। सोचा उस टीले पर जाकर मैं सूर्यास्त देखूंगा। तो पश्चिमी तट रेखा पर एक ऊंचा सा पीली रेत का टीला दिखाई दिया। तो लेखक ने सोचा कि इस टीले के ऊपर बैठकर मैं सूर्यास्त देखूंगा। यात्रियों की कितनी ही टोलियां उस दिशा में जा रही थी सूर्यास्त देखने के लिए। मेरे आगे कुछ मिशनरी युवतियां मोक्ष की समस्या पर विचार करती चली जा रही थी। मिशनरी यानी ईसाई। ईसाइयों में जो धर्म का प्रचार करने वाले लोग होते हैं उनको मिशनरी कहा जाता है। तो कुछ क्रिश्चियन लड़कियां मोक्ष की समस्या पर विचार करती हुई मेरे आगे चल रही थी। मैं उनके पीछे पीछे चलने लगा, चुपके से मोक्ष का कुछ रहस्य पा लेने के लिए। और मैं भी उनके पीछे चला कि शायद ये जो मोक्ष पर चर्चा कर रही है मैं भी थोड़ा सा मोक्ष का रहस्य पा लूं। यूं उनकी बातों से कहीं रहस्यमय आकर्षण उनके युवा चेहरों में था। और लेखक कहता है कि मुझे उनकी बातों में उतना आकर्षण नहीं था जितने उनके जवान सुंदर चेहरों में आकर्षण था। और पीली रेत की पृष्ठभूमि में उनके लबादों, लबादा कहते हैं भारी भरकम कपड़े, काफ़ी लंबे लंबे वन पीस, लबादों से हिलते हुए शाह सफ़ेद रंग बहुत आकर्षक लग रहे थे। काले और सफ़ेद रंग बहुत आकर्षक लग रहे थे। मोक्ष का रहस्य अभी बीच में ही था कि हम लोग टीले पर पहुंच गए। यह वह सैंड हिल थी जिसकी चर्चा मैं वहां पहुंचने के बाद से ही सुन रहा था। यहां से एक प्रश्न आएगा, सैंड हिल, मिट्टी का टीला, जिसकी चर्चा मैं यहाँ आया था तब से लोगों से सुन रहा। सैंड हिल पर बहुत से लोग थे, 8-10 लड़कियाँ, 6-7 लड़के और 2-3 गांधी टोपी वाले व्यक्ति भी थे जो शायद गांधीवादी विचारधारा के थे। वे शायद सूर्यास्त देख रहे थे। गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बैरे यानी वेटर उन्हें सूर्यास्त के समय की कॉफ़ी पिला रहे थे। उन लोगों के वहाँ होने से सैंड हिल बहुत रंगीन हो उठा था। कन्याकुमारी का सूर्यास्त देखने के लिए उन्होंने विशेष रुचि के साथ सुंदर रंगों का रेशम पहन रखा था, सुंदर रेशमी रंग के कपड़े पहन रखे थे। हवा समुद्र की तरह उस रेशम में भी लहरें पैदा कर रही थी। और जैसे हवा चलती है और समुद्र में लहरें पड़ती है उस हवा से, उसी प्रकार इन लड़कियों के जो दुपट्टे थे, जो कपड़े थे, वो हवा से ऐसे उड़ रहे थे कि मानो उनमें भी लहरें पड़ रही हो। मिशनरी
लड़कियां वहां आकर थकी सी एक तरफ बैठ गई। उस पूरे कैनवस में एक तरफ छिटके हुए कुछ बिंदुओं की तरह उनसे कुछ दूर का एक रंगहीन बिंदु मैं ज्यादा देर अपनी जगह स्थिर नहीं रह सका। इस लाइन को समझना। तो लेखक के आगे आगे जो लड़कियां चल रही थी उनके पीछे पीछे लेखक सैंड हिल पर आ गया और आकर वो लड़कियां भी बैठ गई एक तरफ और लेखक भी बैठ गया। कैनवस कैनवस कहते हैं जहाँ पर अपन कोई ड्राइंग बनाते हैं उसकी जो शीट होती है उसका जो बेस होता है वो कैनवस। तो उस जगह को तो कैनवस कहा है। और छिटके हुए कुछ बिंदु जो है वो उन लड़कियों को कहा है। उनसे दूर मैं एक रंगहीन बिंदु, उन लड़कियों ने तो कलरफुल कपड़े पहन रखे थे इसलिए वो तो रंगीन बिंदु हो गए। और लेखक कहता है कि मैंने कोई रंगीन या अट्रैक्टिव कपड़े नहीं पहन रखे थे इसलिए रंगहीन बिंदु लेखक ने अपने आप को कहा है। और बिंदुओं की तरह, छिटके हुए बिंदुओं की तरह उन मिशनरी लड़कियों को कहा है। ठीक है। मैं ज्यादा देर अपनी जगह स्थिर नहीं रह सका। सैंड हिल के सामने का पूरा विस्तार दिखाई दे रहा था, पर अरब सागर की तरफ एक और ऊंचा टीला था जो उधर के विस्तार को ओट में लिए था, यानी छुपा रखा था। सूर्यास्त पूरे विस्तार की पृष्ठभूमि में देखा जा सके इसके लिए मैं कुछ देर सैंड हिल पर ही रुका रहकर आगे उस टीले की तरफ चल दिया। पहले तो लेखक ने सोचा कि शायद इस टीले के ऊपर बैठकर मैं सूर्यास्त का दृश्य देखूंगा, लेकिन उस टीले के आगे भी और एक बहुत बड़ा टीला था। लेखक ने सोचा कि चलो उस टीले के ऊपर चलकर सूर्यास्त देखते हैं। ठीक है, आगे देखिए। पर रेत पर अपने अकेले कदमों को घसीटता मैं वहां पहुंचा तो देखा उससे आगे उससे भी एक और ऊंचा टीला है। जल्दी जल्दी चलते हुए मैंने एक के बाद एक कई टीले पार किए। टांगें थक रही थी पर मन थकने को तैयार नहीं था। यहाँ पर भी आप देखिए, टांगें थक रही थी। लेखक कहता है कि चलने से पांव थक गए लेकिन मन नहीं थक रहा था। मन में एक जिज्ञासा थी, मन में एक आतुरता थी कि मैं कितनी जल्दी एक ऐसे स्थान पर पहुंचूं जहां से मैं सुंदर सूर्यास्त को देख सकूं। हर अगले टीले पर पहुंचने पर लगता है कि शायद अब एक ही और टीला हो, उस पर पहुंचकर मैं पश्चिमी क्षितिज का खुला विस्तार जरूर देख पाऊंगा। और सचमुच एक टीले पर पहुंचकर वह खुला विस्तार सामने फैला दिखाई दे गया। वहां से दूर तक रेत की लंबी ढलान थी, जैसे वह टीले से समुद्र में उतरने का रास्ता। सूर्य जब पानी से थोड़ा ऊपर था, देखिए वहां जाकर देखने से लगता है चारों तरफ वहाँ पानी, तीनों तरफ पानी है। और सूरज जब डूबता है तो ऐसे लगता है जैसे सूरज पानी के अंदर उतर गया। तो अभी सूरज थोड़ा सा ऊपर था। सूर्य अभी पानी से थोड़ा ही ऊपर था, अपने प्रयत्न की सार्थकता से संतुष्ट। लेखक इतनी देर पैदल चलकर आया है, जो प्रयत्न किया वो प्रयत्न सार्थक हुआ, यानी सूर्यास्त से पहले लेखक वहां पहुंच गया और अब आराम से वो सूर्यास्त देख सकेगा। संतुष्ट होकर मैं टीले पर बैठ गया, ऐसे जैसे वह टीला संसार की सबसे ऊंची चोटी हो और मैंने उस चोटी को पहली बार सर किया हो। सर का मतलब होता है जीतना। लेखक जब उस टीले के ऊपर जाकर बैठा तो लेखक को ऐसा अनुभव हुआ कि मानो ये संसार की सबसे ऊंची हिल चोटी है और इस चोटी को मैंने ही फतेह किया है, मैंने ही सर किया है, मैंने ही पहली बार इसको जीता है, या मैं ही पहली बार पहुंचा, ऐसा उसने अनुभव किया। पीछे दाईं तरफ दूर दूर हटकर उगे नारियल के झुरमुट नजर आ रहे थे। पीछे दाहिनी तरफ नारियल के पेड़ों का समूह दिख रहा था। गूंजती हुई तेज हवा से उनकी टहनियां ऊपर को उठ रही थी। आकाश की तरफ उठकर हिलती हुई वे टहनियां ऐसे लग रही थी जैसे उन्मुक्त रति के क्षणों में किन्हीं नग्न वन युवतियों की बाहें। तो देखिए, इसको भी आप, इस लाइन को भी एक बार देखना। नारियल के
पेड़ों की जो टहनियाँ हैं वो हवा से हिल रही थी, और वो टहनियाँ ऐसे लग रही थी जैसे उन्मुक्त का मतलब होता है आज़ाद, रति कहते हैं प्रेम के क्षणों में किन्हीं नग्न वन युवतियों की बाहें हो, और नारियल के पेड़ों की टहनियाँ हवा से ऐसे हिल रही थी मानो कोई वन में रहने वाली लड़कियों की बाहें हिल रही हो, और वो उन्मुक्त यानी प्रेम में आज़ादी के गीत गा रही हो, और आज़ादी अनुभव करते हुए वह उन्मुक्तता से कोई अपनी बात कह रही हो, और उनकी बाहें जैसे लहराती है वैसे ही नारियल के पेड़ों की टहनियाँ लहरा रही है। ठीक है। पश्चिमी तट के साथ साथ सूखी पहाड़ियों की एक श्रृंखला दूर तक चली गई थी, जो सामने फैले रेत के कारण बहुत रूखी, बीहड़ और वीरान लग रही थी। सूर्य पानी की सतह के पास अब पहुंच गया था, अब सूर्य डूबने वाला था। सुनहली किरणों ने पीली रेत को एक नया रंग दे दिया था। उस रंग में रेत इस तरह चमक रही थी जैसे अभी अभी उसका निर्माण करके उसे वहाँ उंडेला गया हो। तो वहाँ पर जो पीली रेत थी, जैसे जैसे सूर्यास्त हो रहा था वैसे वैसे रेत का रंग भी परिवर्तित हो रहा था, वो भी बदल रहा था, और हर पल रेत नई लग रही थी, जैसे मानो अभी अभी इस रेत को, नई रेत को लाकर उड़ेला गया हो। मैंने उस रेत पर दूर तक बने अपने पैरों के निशानों को देखा, लगा जैसे रेत का कुंवारापन पहली बार उन निशानों से टूटा हो, और मैंने उस रेत पर अपने पाँवों के निशान देखे, और देखकर ऐसे लगा जैसे ये रेत पहली बार इस रेत पर किसी के पाँव पड़े हैं, और मानो आज तक ये रेत कुंवारी थी, यानी यहाँ पर कोई नहीं आया था, पहली बार मेरे ही कदम इस रेत पर पड़े हैं। इससे मन में एक सिहरन सी हुई, हल्की उदासी भी गिर आई। मन में उदासी भी आई, क्यों आई? क्योंकि लेखक सोच रहा था कि देखो कितनी सुंदर रेत है, इस रेत को मैंने अपने पाँवों से रोंद दिया, इसलिए लेखक का मन उदास हुआ। सूर्य का गोला पानी की सतह से छू गया। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा कि आखिरी चट्टान यात्रा संस्मरण में मोहन राकेश ने कन्याकुमारी के सूर्यास्त का जो वर्णन किया है उसे अपने शब्दों में लिखो। यहाँ से उसका उत्तर होगा साहब, यहाँ से शुरू होगा। ठीक है। सूर्य का गोला पानी की सतह से छू गया। अब सूर्य जो है ऐसे लग रहा है जैसे पानी को छू रहा है, हालांकि पानी को छू नहीं रहा है, लगता है। पानी पर दूर तक सोना ही सोना ढुढ़ आया, और पानी पर जैसे सोना, लिक्विड गोल्ड जो है वो बिखेर दिया हो किसी ने, यानी पानी का रंग पीला हो गया। पर वह रंग इतनी जल्दी बदल रहा था कि किसी भी एक क्षण के लिए उसे एक नाम देना असंभव था। उस रंग को एक नाम नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि वह रंग पल पल में बदल रहा था। जैसे जैसे सूर्य डूब रहा था वैसे वैसे पानी का रंग बदल रहा था। पहले पीला दिखाई दे रहा था, सुनहरी रंग का। सूर्य का गोला जैसे एक बेबसी में पानी के लावे में डूबता जा रहा था। लावा ज्वालामुखी से निकलता है, लाल रंग का होता है, आग सी। अब पानी हो गया लाल रंग का, पहले तो पीले रंग का था, अब हो गया पानी लाल रंग का। धीरे धीरे वह पूरा डूब गया, और कुछ क्षण पहले जहां सोना बह रहा था, यानी थोड़ी देर पहले पानी का रंग जो पीला था, वहां अब लहू बहता नजर आने लगा। लहू यानी खून। खून कैसे रंग का होता है? लाल रंग का। तो जो पानी थोड़ी देर पहले पीला था अब वो लाल हो गया, लाल रंग का दिखाई दे रहा है। कुछ और क्षण बीतने पर वह लहू भी धीरे धीरे बैंजनी, और बैंजनी से काला पड़ गया। फिर पानी का रंग हुआ बैंजनी, और उसके बाद काला। क्यों? क्योंकि सूर्यास्त हो गया। तो देखिए 4 रंग बदले हैं पानी ने, पहले पीला, फिर लाल, फिर बैंजनी, और लास्ट में काला। मैंने फिर एक बार मुड़कर दाहिनी तरफ देखा।
नारियलों की टहनियाँ उसी तरह हवा में ऊपर उठ रही थी, हवा उसी तरह गूंज रही थी, पर पूरे दृश्य पट पर स्याह फैल गई थी, यानी चारों तरफ अंधेरा छा गया था क्योंकि सूर्यास्त हो गया था। एक दूसरे से दूर खड़े झुरमुट काले पड़कर जैसे लगातार सिर धुन रहे हो। सिर धुनना, जब हम कोई काम करते हैं और वो काम नहीं होता है हमसे, तो हम डिसअपॉइंटेड होते हैं, हम उदास होते हैं और सिर धुनने लग जाते हैं। उसी प्रकार मानो ये नारियल के पेड़ भी इन सुंदर दृश्यों को देखना चाहते थे, लेकिन सूर्यास्त हो गया इसलिए नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए ये पेड़ भी डिसअपॉइंटेड है, उदास है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, और हाथ पैर पटक रहे थे, यानी हिल रहे थे। पेड़ों के लिए कहा गया है, नारियल के पेड़ों के लिए। मैं अपनी जगह से उठा खड़ा हुआ और अपनी मुट्ठियां भींचता खोलता कभी उस तरफ और कभी समुद्र की तरफ देखता। यानी एक तरफ तो लेखक को डर भी लग रहा था कि अंधेरा हो रहा है, दूसरी तरफ लेखक इस सुंदर प्राकृतिक नज़ारे को भी देखना चाह रहा था। अचानक ख्याल आया कि मुझे वहां से लौटकर भी जाना है। इस ख्याल से ही शरीर में कपकपी भर गई। लेखक डर गया कि अभी इस अंधेरे में मैं कैसे जाऊंगा। दूर सैंड हिल की तरफ देखा, वहां शाही में डूबे कुछ धुंधले रंग हिलते नजर आ रहे थे। तो सैंड हिल पर जो थोड़ी देर पहले लोग इकट्ठे थे वो अब धुंधले धुंधले दिखाई दे रहे हैं। मैंने उन रंगों को पहचानने की कोशिश की, पर उतनी दूरी से आकृतियों को अलग अलग कर सकना संभव नहीं था। मैंने बहुत कोशिश की उन लोगों को देखने की, लेकिन अंधेरा होने के कारण मैं उनको स्पष्ट नहीं देख सका। मेरे और उन रंगों के बीच काली पड़ती रेत के कितने ही टीले थे। मन में डर समाने लगा कि क्या अंधेरा होने से पहले मैं उन सब टीलों को पार करके जा सकूंगा क्या। कुछ कदम उस तरफ बढ़ा भी मैं, पर लगा कि नहीं, उस रास्ते से जाऊंगा तो शायद रेत में ही भटक जाऊंगा। इसलिए सोचा बेहतर है नीचे समुद्र तट पर उतर जाऊं। तट का रास्ता निश्चित रूप से केप होटल के सामने ले जाएगा। और अब लेखक को डर लगने लगा कि वो केप होटल कैसे पहुंचेगा, कौन से रास्ते से जाए। जिस रास्ते से आया था वो रास्ता तो बहुत लंबा है, वहां से तो नहीं पहुंच पाएगा। फिर लेखक सोचता है कि समुद्र तट वाला रास्ता ले लेता हूँ, शायद ये रास्ता केप होटल तक मुझे ले जाएगा। निर्णय मुझे तुरंत करना था कि कौन से रास्ते से जाना है। इसलिए बिना और सोचे मैं रेत पर बैठकर नीचे तट की तरफ फिसल गया। पर तट पर पहुंचकर फिर कुछ क्षण बढ़ते अंधेरे की बात मैं भूल गया। कारण था तट की रेत। वो रेत मुझे इतनी सुंदर लग रही थी कि मैं उस अंधेरे को, डर को भूल गया। फिर मैं रेत को देखने लगा। यूं पहले भी समुद्र तट पर कई कई रंगों की रेत देखी थी। एक यहाँ से प्रश्न आएगा, समुद्र तट पर लेखक ने कितने प्रकार की रेत के बारे में बताया है। तो 4 प्रकार की रेत है, सुरमई, खाकी, पीली, लाल। लेखक कहता है कि मैंने पहले भी समुद्र तट पर कई रंगों की रेत देखी। सुरमई नीली, खाकी ब्राउन, पीली और लाल। मगर जैसे रंग उस रेत में थे वैसे मैंने पहले कभी कहीं किसी रेत में नहीं देखे। कितने ही अनाम रंग थे जिनको मैं शायद नाम भी नहीं दे सकूं कि ये क्या रंग है। एक एक इंच पर एक दूसरे से अलग और एक एक रंग कई कई रंगों की झलक लिए था। काली घटा और घनी लाल आंधी को मिलाकर रेत के आकार में ढाल देने से रंगों में जितनी तरह के अलग अलग सम्मिश्रण पाए जा सकते थे वे सब वहां थे। तो लेखक ने बहुत से रंगों की रेत वहां पर देखी और लेखक कहता है कि मैं तो कई तो ऐसे रंग मेरे जहन में आ रहे हैं कि उनको मैं कोई नाम ही नहीं दे पा रहा हूं। और उनके अतिरिक्त भी बहुत से रंग थे। मैंने कई अलग अलग रंगों की रेत को हाथ में लेकर देखा और मसलकर मैंने नीचे गिर जाने दिया। जिन रंगों को हाथों से नहीं छू सका उन्हें पैरों से मसल दिया। मन था कि किसी तरह हर रंग की थोड़ी थोड़ी रेत अपने पास में रख लूं, पर उसका कोई उपाय मेरे पास नहीं था। यह सोचकर कि फिर किसी दिन आकर उस रेत को मैं बटोर लूंगा, इकट्ठा कर लूंगा, मैं उदास मन से वहां से आगे चल दिया। लेखक उदास क्यों था? क्योंकि वहां की रेत बहुत सुंदर थी। लेखक का मन कर रहा था कि इस रेत को मैं इकट्ठा करके ले जाऊं,
लेकिन ये संभव नहीं था, इसलिए लेखक उदास था। समुद्र में पानी बढ़ रहा था, तट की चौड़ाई धीरे धीरे कम होती जा रही थी। एक लहर मेरे पैरों को भिगो गई तो अचानक मुझे खतरे का एहसास हुआ कि पानी बढ़ जाएगा। मैं जल्दी जल्दी चलने लगा। तट का सिर्फ 4 फुट हिस्सा पानी के बाहर था। लग रहा था कि जल्दी ही पानी उसे भी अपने अंदर संभालेगा। एक बार सोचा कि खड़ी रेत से होकर फिर ऊपर चला जाऊं, पर वह शाह पड़ती रेत इस तरह दीवार की तरह उठी थी कि उस रास्ते ऊपर जाने की कोशिश करना भी बेकार था। फिर लेखक यहाँ पर फिर डर गया। लेखक सोचता है कि मैं उसी ऊपर वाले रास्ते से जाऊं, लेकिन अब उस तरफ से जाना संभव नहीं था। मेरे मन में खतरा बढ़ गया। मैं दौड़ने लगा। एक और लहरें पैरों के नीचे आकर लौट गई। मैंने जूता उतार कर हाथ में ले लिया। जूते एक ऊंची लहर से बचकर इस तरह दौड़ा जैसे सचमुच वह मुझे अपनी लपेट में लेने जा रही हो। सामने एक ऊंची चट्टान थी। वक्त पर अपने को संभालने की कोशिश की, फिर भी उससे मैं टकरा गया। बाहों पर हल्की सी खरोंच चोट आई, पर ज़्यादा चोट नहीं लगी। चट्टान पानी के अंदर तक चली गई थी। उसे बचाकर आगे जाने के लिए पानी में उतर कर जाना आवश्यक था, पर उस समय पानी की तरफ पांव बढ़ाने का मेरा साहस नहीं हो रहा था। मैं चट्टान की नोक पर पैर रखता किसी तरह उसके ऊपर पहुंच गया। सोचा नीचे खड़े रहने की अपेक्षा वह अधिक सुरक्षित होगा, पर ऊपर पहुंचकर लगा जैसे मेरे साथ एक मजाक किया गया हो। चट्टान के उस तरफ तट का खुला फैलाव था। लगभग 100 फीट खुली जगह थी। कितने ही लोग वहां टहल रहे थे। ऊपर सड़क पर जाने के लिए वहां से रास्ता था। मन से डर निकल जाने से मुझे अपने आप काफी हल्का लगा और मैं चट्टान से नीचे कूद गया। रात, केप होटल का लॉन। रात हो गई तो देखिए 2 चीजें मुख्य रूप से इस पाठ में बताई गई है, एक तो सूर्यास्त और एक सूर्योदय। तो लेखक ने सूर्यास्त का वर्णन बहुत ही सुंदर शब्दों में यहाँ पर किया है। हम जैसे पाठक जितनी बार इस पाठ को पढ़ेंगे हमें लगेगा कि हम भी कन्याकुमारी घूमकर आए हैं, हमें भी कन्याकुमारी जाने का एक एहसास लेखक ने हमारे मन में जगाया है। तो स्टूडेंट्स, ये यात्रा वर्णन इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आगे हम पढ़ेंगे केप होटल वाले से। यहाँ से अगले वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।